नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 19 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के पेपर पोस्टमार्टम। आज ये 10वां पेपर का पोस्टमार्टम है। आपने पहले के 9 पेपर देख लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त हो लेकिन 17 से भाज्य हो। सही हिसाब से देखा जाए तो इस एक प्रश्न के अंदर 3 टाइप के प्रश्न छुपे हुए हैं। अगर आप ये प्रश्न समझेंगे तो आपको 3 टाइप के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 2 और 3 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं बचे, या जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप कहोगे सर 6 ऐसी संख्या है जिसे आप बीच में रखकर अगर 2 और 3 का भाग दोगे तो दोनों का भाग पूरा चला जाएगा। मतलब अगर पूरा भाग चला जाए या कोई शेष नहीं बचे, ऐसी कंडीशन कहते हैं तो हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है। अगर मैं कहूँ ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का, 3 का और 4 का तीनों का पूरा भाग चला जाए, तो आप कहोगे सर 12 ऐसी संख्या है। और 12 क्या है? इनका एलसीएम है। मतलब एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। तो हमें पहले वही करना पड़ेगा, हमें ऐसी संख्या पता करनी पड़ेगी जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। आप कहोगे अरे गुरुजी ये तो कह रहा है कि 10 शेष बचना चाहिए। अरे भाई रुको तो सही, पहले वहाँ तक तो पहुँचो कि पूरा भाग चला जाए। ठीक है, चलिए। तो 21, 28, 30 और 35। 21 क्या हो गया? 7 तिया 21। 28 क्या हो गया? 7 चौक 28। 4 को लिख रहा हूँ 2 की घात 2। ये हो गया 6 पंजे 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 पंजे 30। और ये हो गया 7 पंजा 35, 7 इंटू 5। अब मुझे अगर एलसीएम लेना है तो मैं हर संख्या को लूँगा और उसकी जो अधिकतम घात है उसको लूँगा। सबसे पहले 7 को लिया जाए। हाँ, 7 को लिया जाए। 7 की अधिकतम घात कितनी है? 7 की अधिकतम घात यहाँ पर 7 ही दे रखी है। ठीक है। फिर 3 को लिया जाए। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 ही है, 1 ही है। मतलब 3 की अधिकतम घात, 3 की घात 1 ही है। फिर 2 को लिया जाए। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की घात 2, मतलब हो गया 4। फिर देखो 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, 5 को लेना है। 5 की अधिकतम घात कितनी होगी? 5। तो ये आपका एलसीएम आ गया, क्योंकि आप सब ले चुके हो। आप कहोगे सर ये 7 नहीं लिया। अरे भाई अधिकतम घात लेनी है। अगर 7 की घात 2 दिखता तो 7 की घात 2 ले लेता तो उसमें 7 आ जाता। मैंने 2 की घात 2 लिया तो उसमें ये 2 आ गया है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 की घात 1 लिया तो उसमें ये 3 आ गया, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 या 21 और 4 पंजा 20। 21 और 20 का गुणा हो गया 420। 420 इनका लेसअप है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी परीक्षा में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। मैं कह रहा हूँ वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं बचे। मतलब 420 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन कह रहे हैं सर 10 शेष बचना चाहिए। तो भैया ये जो 420 है आपका, इसमें आप क्या कीजिए, 10 जोड़ दीजिए तो आपका सेकंड प्रश्न का उत्तर आ जाता 430। कब तक? अगर आपका प्रश्न में ये लाइन नहीं लिखी होती। अगर आपके प्रश्न में ये लाइन नहीं लिखी होती कि ये संख्या 17 से भाज्य भी होनी चाहिए जो आपको चाहिए, तो आपके सवाल का उत्तर यहीं तक आ जाता। अगर वो कहता वह सबसे छोटी संख्या बताओ, मैंने अंकों का योग बताओ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, मन से इसको समझो ध्यान से। क्योंकि जब ये आया है तो ये तीनों में तीनों सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये तो तीसरा सवाल है, तो पहला दूसरा तो आ ही सकता है ना। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 21, 28 और 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। अगर ऐसा पूछ लेता तो हम सोचते 410 तक तो कुछ शेष बचता नहीं है, और अब 10 शेष बचाना है तो 410 में 10 जोड़ दो। अगर मैं 430 लिखूंगा तो भाग दूंगा तो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा? 10 शेष बच जाएगा। लेकिन ये तब होता अगर यहाँ ये नहीं लिखा होता लेकिन 17 से भाज्य हो। लेकिन यहाँ तीसरा टाइप का सवाल आ गया। पहले टाइप के सवाल का जवाब होता 420, दूसरे टाइप के सवाल का जवाब होता 430। अब कह रहा है ये जो संख्या आप प्राप्त कर रहे हो वो 17 से भाज्य भी होनी चाहिए, तो आपको ये ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी। देखिए, एक तो ये 420 का गुणज रहे पहले तो। अब 420 का गुणज रहे इसलिए 420 गुणा n लिख रहा हूँ गुणा में। 420 का गुणज रहे इसलिए 420 गुणा n लिख रहा हूँ गुणा में।
प्लस इसमें 10 जोड़ना है मुझे। 420 का गुणज रहे ताकि इन सब का भाग जाता रहे, और प्लस मुझे क्या लिखना है, प्लस मुझे 10 लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि 10 शेष भी बच जाए। और ये संख्या 17 से भाज्य भी होनी चाहिए। अब मुझे n की जगह ऐसी संख्या लिखनी है, बात को ध्यान से सुनिएगा। n क्या है, n नेचुरल नंबर है। n की जगह गुणा, n की जगह 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, कुछ भी। n की जगह मुझे ऐसी संख्या लिखनी है जिससे क्या हो, इस पूरी संख्या में क्या हो, 17 का भाग चला जाए। अगर मैं n की जगह 1 लिखता हूँ, भाई सबसे छोटी कहाँ है ना, तो सबसे छोटी n एक प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी से ट्राई करूँगा। अगर 1 लिखूंगा तो 430 हो जाएगा, 430 में 17 का भाग जाता नहीं है। अगर n की जगह मैं 2 लिखता हूँ, बात को ध्यान से देखिए, अगर n की जगह 2 लिखता हूँ तो हो जाएगा 840 और 10 850, और 850 में 17 का भाग पूरा पूरा जाता है। मतलब n की जगह 2 ही लिखा जाएगा, इसका मतलब वो संख्या 850 है। वो जो संख्या हमें चाहिए वो संख्या क्या है, 850 है। ठीक है, ये हम उत्तर तक पहुंच गए हैं। जो संख्या हमें चाहिए वो 850 है। उसने कहा उस संख्या के अंकों का योग बताओ। कह रहा है सिर्फ वो संख्या मत बताओ, उस संख्या के अंकों का योग बताओ। देखो, अगर वो यहाँ तक भी पूछता ना कि वो संख्या बताओ, तो हम क्या करते, हम ऑप्शन को काम में लेके भी प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते थे कि कौन 17 का गुणज है, ऑप्शन में कौन 17 का गुणज है, फिर इससे भाग देने पर किस में 10 शेष बच रहा है, इससे उत्तर खींच के निकाल लेते ऑप्शन से। लेकिन यहाँ पर कहा अंकों का योग बताओ, इसलिए पूरा हल करना पड़ेगा। इसके अंकों का योग बताओ, 8 और 5 13, इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 13 होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये था एक लाजवाब प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी 19 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बात की जाए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न एक बोर्ड मास का सिंपल सा प्रश्न है। 5/7 ऑफ 1 सही 3/8 माइनस 5/6 ऑफ 6/7, ठीक है। मतलब पहले ये कर लेना है, फिर ये कर लेना है, ठीक है ना। फिर उसमें भाग देना है किसका, इस पूरे का भाग देना है। इस पूरे का भाग देने को ये ध्यान रखना कि भाई ये जो ब्रैकेट है इसके साथ पहले गुणा होगा, फिर ये माइनस होगा। पहले ये गुणा होगा इसके साथ पूरा, फिर ये माइनस होगा, और इस गुणा में ये लिखा जाएगा। कई पदों को हल करते हैं, ध्यान से देखिए। 5/7 ये लिख दिया मैंने, 5/7। जैसे जैसे हल होते हैं करते जाते हैं, देखिए 5/7। 5/7 को गुणा किससे करना है मुझे, 8 एकम 8 और 3 11, 11/8 से, ठीक है। इसको गुणा करने के बाद मैं माइनस करूँगा किससे, पहले इन दोनों का गुणा करूँगा किसको, 5/8 को मैं गुणा करूँगा किससे, 6/7 से, फिर मैं माइनस करूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात हो गई है। तो कैसे, देखिएगा ध्यान से। पहले अब देखिए इसमें भाग किसका देना है अपने को, आगे भी तो काम है खूब सारा। भाग किसका देना है इसमें, पहले हमें 1/7 को इससे गुणा कर ले। ये देखो ध्यान से, इसका लसप क्या आएगा, इसका लसप आएगा 12। इस पद को हल कर रहा हूँ मैं, 5/12 और इसे 1/3 को, इसका लसप आएगा 12। 5 3 चौके 12, 4 बार जाएगा तो 4, 5 और 4 9, 9/12। कैसे, एक बार देखिए ज़रा, सॉरी, हाँ 5/12, 12 लसप आ गया, ठीक है, ऊपर 5 आ गया, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 9, 9/12। और 9/12 को आप क्या लिखोगे, 9/12 को आप लिखोगे 3/4। क्या लिखोगे आप, 3/4। इस पूरे की जगह 3/4 आएगा। कैसे, इधर सुनिए ज़रा ध्यान से। लिखा है 5/12 प्लस 1/3, लसे पर लूँगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये 5, 3 चौके 12, कितनी बार, 4 बार। इस 4 को यहाँ से गुणा करूँगा, 4 और 5 9, 9/12, 9/12 कितना हो जाएगा, 3/4। तो बात समझ गई होगी, समझ गए होंगे कि इस पद से 3/4 आने वाला है, ठीक है। 3/4 को आप क्या करोगे, 1/7 से गुणा करोगे। ध्यान से देखिए, 1/4 को आप 3/4 से गुणा करोगे, 1/7 को आप 3/4 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 28, ठीक है। तो 1 माइनस 3/28, यहाँ का परिणाम हमें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ये कह रहा है पहले आप ये मामला निबेड़ लीजिए। यहाँ ब्रैकेट ख़त्म कर दिया इसने वापस, ठीक है ना। चलो, नहीं, ये ब्रैकेट एक्चुअली मंझले ब्रैकेट की जगह था, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले हम ये हल कर लेंगे, फिर ये हल कर लेंगे, और इससे हम गुणा भी कर लेंगे। बीच में भाग का निशान है, ठीक है। 8 और 7 56, देखिए 56 लसे पे आ गया आपका यहाँ पे। 11 5 55, 6 5 30, 55 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, 25/56। भाग दीजिए किसका, अपने को भाग किसका देना है, ध्यान से देखिए। 28 एकम 28, 28 से 3 गया 25, 25/28। कितना बचा भाई, 25/28। 25/28 को उल्टा कर दीजिए। देखिए भाग की जगह क्या कर दीजिए, गुणा का निशान, और संख्या को उल्टा कर दीजिए। आपने बचपन में सीखा होगा, जब आपको भाग करना है तो भाग की जगह कर दीजिए गुणा और संख्या को कर दीजिए उल्टा। तो आपने भाग की जगह कर दिया गुणा और संख्या को कर दिया उल्टा, तो आ गया 28/25, ठीक है।
फिर हमें क्या करना है, इसे किससे गुणा करना है, बात को ध्यान से सुनिए। अब अगले इस पद को हल किया जाए, 1/7 माइनस 1/9 बट्टा 1/7 प्लस 1/9, इसको अलग से हल कर लिया जाए। 9 7 की 63, ठीक है ना, और 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, और 9 और 7 हो गया 16/63। 63 से 63 कट गया, कितना आ गया 1/8, कितना आ गया 1/8। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/8, ठीक है। 25 से 25 कट गया आपका, 28 से कम 28, 28 दूना 56 आ गया, 2 और 8 का गुणा किया तो 16 आ गया, तो 1/16 क्या हो गया, 1/16 आपके सवाल का जवाब हो गया। ज़्यादा गणना नहीं थी, लेकिन मुझे आपको समझाना होता है, इसलिए मुझे थोड़ी गणना आपको करके दिखानी होती है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगा। बाकी ऐसे प्रश्न में ज़्यादा गणना थी नहीं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आप 20 सेकंड में इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आप कोई सर मेरे से 20 सेकंड नहीं लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आप समय अपने आप भी घटाएगा। चलिए 1.25 है, माइनस करना है इसको, फिर अंदर और ब्रैकेट है, फिर अंदर और ब्रैकेट है, आपको पता होगा। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट हल करोगे और यहाँ पहले गुणा करोगे फिर माइनस करोगे। 2.5 मतलब 2.5, 2.5 को 0.4 से गुणा करोगे 2500 के 100, 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। इस 1 को 3 में जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 1 में 4 का भाग दोगे तो 1/4 हो जाएगा। बाहर लिखा हुआ है 1.25 और माइनस में यहाँ लिखा हुआ है 1/4, और 1/4 को आप बोलते हो 0.25, क्या बोलते हो 0.25। तो 1.25 में से 0.25 चला गया तो आपका उत्तर आ गया 1, सिंपल सी बात। वापस थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2.5 को 4 से गुणा किया, 0.4 से गुणा किया तो 1 आया। आप करके देखो, 25 चौके 100 और 2 के बाद पॉइंट लगाओ तो 1, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1, ठीक है। 3 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 4, 1 में 4 का भाग दिया तो आया 0.25, और 1.25 में से 0.25 घटाओगे तो 1 आपके सवाल का उत्तर होगा। तो आपने देखा होगा 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। 14,460 रुपये की एक राशि को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B का अनुपात 3:5 है, B और C का अनुपात 6:7 है, और C और D का अनुपात 14:15 है। तो A और C के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल भारी नहीं है, लेकिन सवाल में गणना है। कैसे? पहले अपने को ABC का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सुनिए बस ज़रा बात को ध्यान से। A अनुपात B अनुपात C निकाल देते हैं सबसे पहले। A और B का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो B और C का अनुपात कितना है? 6:7 है। तो पहले आप ABC का अनुपात निकाल लीजिए। 6 तिया कितना हो गया? 18, 6 पंजे कितना हो गया? 30, और 7 पंजा कितना हो गया? 35। ये लीजिए, यह आपने ABC का अनुपात निकाल दिया। यहाँ से आप क्या करेंगे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाल देंगे। ABC का अनुपात क्या आया? 18:30:35 ABC का अनुपात आया है। और C और D का अनुपात कितना है? ध्यान से देखिए, C और D का अनुपात है 14:15। ये आपने लिख दिया 14:15। अब यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें बनती है। एक तो जैसे आपने अभी किया, इसको 14 से गुणा करो, इसको 14 से गुणा करो, इसको 35 से गुणा करो, इसको 35 से गुणा करो। दूसरी थोड़ी सी आप स्मार्टनेस लगा सकते हो कि आपको क्या करना है। आपका मुख्य कार्य ये है कि C को बराबर करना है। अभी C को बराबर कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। इस C को देखिए, ये C 35 है। C क्या है? 35, और 35 क्या होता है? 7 × 5 होता है, ठीक है। और यही आपका C जो है, यही C आपका 14 है, और 14 क्या होता है? 7 दूनी 14। 14 क्या होता है? 7 दूनी 14। अब अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो दिमाग लगाओ। 7 7 तो दोनों के पास है, इसके पास 5 नहीं है, इसको मैं 5 से गुणा कर दूं। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और इसके पास 2 नहीं है, इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यही दिमाग हमें यहाँ लगाना है। ऊपर वाले को 2 से गुणा कर देना है। बात को ध्यान से सुनो, ऊपर वाले को आप पहले 2 से गुणा कर दो और नीचे वाले को आप 5 से गुणा कर दो। तो फ़र्क क्या पड़ा? ध्यान से देखिए। जब ऊपर वाले को आपने 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? देखो, 18 दूना 36, 30 दूनी 60, और 35 दूना कितना हो गया? 70, ठीक है ना। और 14 पाँच कितना हो गया? 70, और 15 पाँच कितना हो गया? 75, ठीक है। अब आपने बात को समझा ध्यान से? अब आपने बात को समझा क्या? अब ये जो C है 70-70 हो गया, मतलब इसे आप ऐसे काम में ले सकते हो। तो अब ABCD का अनुपात आपके पास आ गया 36:60:70:75। ये आपके ABCD का अनुपात आपके पास आ चुका है। इसके बाद आपको क्या कार्य करना है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल सी बात है। अब तो धन बांटना है। 14,460 रुपये है। ये किसके बराबर होगा? ये योग के बराबर होगा। इनका योग कीजिए आप। 7 7 14 और 26, 230, 240, 241। भाई ये कुल है ना, तो ये कुल योग कितना है? 241। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको A और C के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है। A का हिस्सा कितना है भैया? A का हिस्सा 36 है,
और सी का असर 70 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है ध्यान से देखिए, 36, 40, 50, 60, 70, 34, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 34। तो आप इसे किससे गुणा करोगे, इसे 34 से गुणा करोगे। अब 34 से गुणा करते ही एक बात ध्यान से देखिए, ये तो 17 से कट नहीं रहा है, तो ये 17 से कट रहा है क्या, नहीं ये 17 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब जो 17 का गुणज है, 34 तो सलामत है ना, मतलब जो 17 का गुणज है वो उत्तर है। ये 17 का गुणज हो नहीं सकता, ये 17 का गुणज हो नहीं सकता, ये 17 का गुणज हो नहीं सकता, बी आंसर है, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप काटिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 24 छंग 144, मतलब ये 6 बार कट रहा है, तो ऊपर आ रहा है 60, और 60 गुणा 34 आपके सवाल का आ रहा है जवाब, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 17 छंग 102, 102 का डबल 204, 240, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो आपने देखा, जैसा कि मैंने कहा था, सवाल ये बड़ा नहीं था, इसमें थोड़ी सी मतलब सवाल ये भारी नहीं था, लेकिन थोड़ी सी गणना थी। इसमें पहले ABC का अनुपात निकालना था, फिर ABCD का अनुपात निकालना था, अनुपातों का जो योग है वो कुल राशि के बट्टा में लिखना था, और अंतर A और C का ज्ञात करना था। A और C का अनुपात की भाषा में अंतर 34 है, उससे अपने को गुणा करना था। प्रक्रिया सरल थी, लेकिन थोड़ा काम करने में समय लगता है ऐसे कार्य में। चलिए, क्या अगला सवाल, एक समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत आयु 155.5 सेंटीमीटर है, बाद में 154.4 सेंटीमीटर, 158.4 सेंटीमीटर, 152.2 सेंटीमीटर और 153.8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप शेष व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 0.15 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो शुरू में समूह के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। अगर इस बात को देखा जाए ना, ढंग से देखा जाए ना, तो ये आपका सवाल जो है वो SSC GD से ऊपर के लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, ठीक है ना। 2017, 18, 19, 20 के SSC के किसी न किसी पेपर में 10+2 के CGL के पेपर में दिख जाएगा, लेकिन देखिए 2019 में ये पेपर आपको SSC GD के एग्जाम में दिख गया। अब आपको सर ऐसा कौन सा पहाड़ सवाल है, सवाल पहाड़ नहीं, थोड़ी गणना है। तो चलिए गणना से शुरू किया जाए। पहले तो ये 4 व्यक्ति है, इन्होंने समूह छोड़ा, बेसिक से कैसे होगा पहले बता दूंगा, और फिर हम इसमें मिश्रण का नियम लगाएंगे। तो मिश्रण का नियम इसमें कैसे लगाएंगे वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर यही सवाल थोड़ी सी सिंपल गणना के साथ आता तो मिश्रण के नियम से बड़ी सरलता से हो जाता। मेहनत तो भी यहाँ करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए ज़रा, पहले इन चारों व्यक्तियों का योग देख लीजिए आप ज़रा कितना हो रहा है। बेसिक कैसे करोगे वो देखिए, पहले चारों का योग देख लीजिए, जो चारों जा रहे हैं उनका योग 154.6, 158.4, 152.2 और 153.8, ठीक है भाई। 6 4 10, 8 2 10, 0 हासिल का 2, 8 2 10, 4 14, 3 17, 18 19 हासिल का 1, 1 2 6, 619 के आ गया, इनका योग आ गया। अगर आप बेसिक से करते तो कैसे करते, ध्यान से देखिए। औसत हमेशा योग बताता है। औसत के मामले में आप योग कैसे निकालते हो, औसत के मामले में योग आप ऐसे निकालते हो, जो भी आपका औसत होता है उस औसत को आप क्या करते हो, जो संख्या होती है इससे गुणा करते हो तो योग आता है। आता है कि नहीं आता है, तो बात को ध्यान से समझिए। पहले औसत क्या था, 155.5। बेसिक से कैसे होगा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले औसत क्या था, पहले औसत था 155.5, इसको n से गुणा करूँगा तो योग आ गया, ठीक है। ये क्या है, पुराना योग है, पहले इतने लोग थे। अब इसमें से जो लोग चले गए उनका वजन घटा दो, जो चले गए उनका टोटल वजन कितना हो गया, या टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 619। इसमें से मैंने 619 घटा दिया। अब ये देखो, ये क्या है, अब ये नया योग है, कितने लोगों का, n-4 लोगों का। भाई राशियों का योग, राशियों का नया योग बटा राशियों की नई संख्या, राशियों का नया योग बटा राशियों की नया संख्या, ऐसे करने से आएगा नया औसत। और नया औसत क्या होगा, वो कह रहा है नया औसत 0.15 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो नया औसत इसमें आप 0.15 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए तो 155.65 नया औसत आ जाएगा, बस। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको आप उधर ले जाइए, इसको n से गुणा कीजिए, इसको 4 से गुणा कीजिए, फिर घटाइए और n का मान निकाल लीजिए, और n का मान ये आपसे पूछा है, आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आना ज़रूरी भी है, ठीक है। ये आपका बेसिक। अब हम बात करते हैं कि हम स्मार्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, वो देखिए ध्यान से। स्मार्ट अप्रोच ऐसे लगा सकते हैं, 4 लोग जो छोड़ के गए हैं, 4 लोग, इनको B बोल देता हूँ लोगों की संख्या को, ये 4 लोग जो छोड़ के गए हैं उनका औसत यहाँ लिखूँगा। उसके बाद जो लोग बच गए हैं, इनको A बोल देता हूँ, उनका औसत यहाँ लिखूँगा, ठीक है। जो नया औसत है वही तो है बचे हुए लोगों का, और कुल औसत को अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो मैं मिश्रण का नियम लगा सकता हूँ, और मिश्रण का नियम लगाकर हम संख्या या मात्रा ज्ञात करते हैं।
याद दिला देता हूँ मिश्रण का नियम क्या होता है। जैसे कि 2 उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि 45 रुपये किलो वाले चावल है और 20 रुपये किलो वाले चावल है और आपको 35 रुपये किलो वाले चावल बनाने हैं, इनको मिलाकर, तो आप क्या करोगे, मिश्रण का नियम लगाओगे। 35 ये घटेगा कितना बचेगा 15, ठीक है ना, और ये घटेगा कितना बचेगा 10, मतलब 3:2 में आपको मिलाओगे। इसकी मात्रा 3 लोगे तब इसकी मात्रा 2 लोगे तो ये मिल जाएगा। किसी कक्षा में लड़कियों के समूह का औसत वजन जो है, लड़कियों के समूह का औसत वजन 40 किलो है और लड़कों के समूह का औसत वजन 70 किलो है, ठीक है ना, और पूरी क्लास का औसत वजन 55 किलो है। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ गया 15 पर 60 है ना 70, और इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। मतलब क्या है, यहाँ पर लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उनका अनुपात क्या है, बराबर है। ये किसको बताता है, ये बताता है संख्या के अनुपात को। किसको बताता है, संख्या के अनुपात को। और ये किसको बताता है, ये मात्रा के अनुपात को, ठीक है। तो जब मिश्रण का नियम लगाते हैं तो संख्या और मात्रा का अनुपात नियम लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए बात को समझ लीजिए ध्यान से। जो छोड़ के चले गए उनको, ठीक है, और छोड़ के जाने के बाद जो मौजूद है उनको, अगर दोनों को मिलाया जाए तो पूरे समूह का औसत बनेगा। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। यही तो होता है मिश्रण। छोड़ के गए उनका औसत वजन कितना है, या औसत जो भी आयु क्या औसत ऊंचाई कितनी है, तो छोड़ के गए उनका योग कितना था 619, और 619 में कितने लोग थे, 619 में 4 लोग थे, तो औसत कितना हो गया आपका 150 और 4 और 7 5, तो 154.75। 154.75 क्या आ गया आपके इनका औसत वजन आ गया। तो देखो इन 4 का लिख दिया मैंने इधर, इन 4 का इधर लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कहाँ क्या लिखना है, कभी मौका मिला तो इसके बारे में बड़े विस्तार से बात करेंगे। 154 कोई जुगाड़ में, कोई ट्रिक में ले आएंगे इस बात को, है ना। पहले भी तो बहुत सारे जुगाड़ और ट्रिक लाए हैं ना आपके लिए। 154.75 इधर हो गया। अब जो बचे हुए हैं उनका कितना होगा, जो मुख्य औसत है इससे इनका 15 सेंटीमीटर अधिक है ना, 0.15 सेंटीमीटर अधिक है, इसमें 0.15 सेंटीमीटर जोड़ो तो 155.65। ये देखो मेरी बात सुनो, 2 समूह से मिलकर पूरी क्लास बनेगी, यही बात हुई ना। ये वो 4 लोगों का समूह है और ये जो बच गए समूह है उन लोगों का समूह है, और इससे बनती है पूरी क्लास। और पूरी क्लास का औसत वजन कितना है, पूरी क्लास का औसत वजन 155.5। ये बात आप समझिएगा, ऐसे ऐसे लगाना होता है, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0.15 बच गया यहाँ से, इसमें से आप घटा लीजिए 75 150, 0.75 बच गया। आप काटोगे तो अनुपात आ गया 15.75, 5:1। ये जो आपका 1 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है ना भाई। इनका अनुपात कितना आया, 5:1 आया। जब ये लोग 1 होंगे तो ये लोग 5 होंगे, तो आपका 1 किसके बराबर है, 1 आपका 4 के बराबर है। 1 किसके बराबर है, आपका 4 के बराबर है। तो 5 किसके बराबर होगा, 5 × 4 5 चौक 20 के बराबर होगा। कुल संख्या आपसे पूछी गई है, प्रारंभ में कितने लोग थे, तो 20 और 4 प्रारंभ में कितने लोग थे, 24 लोग आपके प्रारंभ में इस समूह में थे। ये आपके सवाल का जवाब है। ऐसे आपको ये सवाल हल करना था, ठीक है। और नहीं तो मैंने आपको इसका बेसिक तरीका भी बताया, उससे भी आप इस सवाल को हल कर सकते थे, ठीक है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिलता है जीवन में, उस सवाल में कुछ ऐसा ही था। रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और वह 25% बढ़ जाता है तो रेनू की आय में कितने % की वृद्धि हुई, ऐसा हमें ज्ञात करना है। अब देखो तरीके बहुत है, हम क्या लगा रहे हो ध्यान से देखिए। 30% बचत करते हैं मतलब माना कि आय 100 है, ठीक है। 70 अगर खर्च करेगी तभी तो 30 बचत करेगी। ये इसमें से हमें कुछ भी दे दे ना, अगर वो कहता 70% वह करती है तो पता चल जाता है ये 30% है। अगर कहे 30% बचत है तो ये पता चल जाएगा 70% वह है, क्योंकि कुल तो आय कितना मानना है, आय को मानना है 100%। अगर 30% बचत है तो खर्च कितना है 70%। ये अंडरस्टूड है, पहली लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए। क्या सर आ गई, लिख दी। आगे, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, बचत 30% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसके पास 9 रुपये ज़्यादा है तभी तो बचत 30% बढ़ी है, ठीक है भाई। और कह रहे उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता है, खर्च भी 25% बढ़ गया, मतलब यहाँ भी कुछ पैसे ज़्यादा है तो उसने खर्च दिए ज़्यादा, ठीक है ना भाई। पहले से कितने पैसे ज़्यादा है वही तो बताना है। रेनू की आय में कितने % की वृद्धि हुई हो तो हमें बताना है। 25% होता है 1/4, 17 चौक 68, 17.5। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 17.5 रुपये यहाँ बढ़ गए उसके पास, उसने 17.5 रुपये पहले से ज़्यादा खर्च किए और 9 रुपये पहले से ज़्यादा बचाए। तो ये रुपये उसके पास ज़्यादा आए होंगे ना, तभी तो उसने बचाए होंगे ये रुपये। बात समझे क्या, मेरा कहना ये है 9 रुपये बचत बढ़ गई, ठीक है।
खर्चा बढ़ गया 17.5, तो ये रुपए ज़्यादा आए तभी तो खर्चे होंगे ना। तो ये एक तो ये आप उसके पास एक्स्ट्रा है और एक ये एक्स्ट्रा है, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 26.5। तो 26.5 एक्स्ट्रा है और 100 पे 26.5 एक्स्ट्रा आने का मतलब कितना हो गया, 26.5% क्या हो गया, आय में वृद्धि हो गई। ठीक है ना। बस अब तरीके कई और भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। और ये हो सकता है कि ये कितना हो गया 39, ये कितना हो गया 70 में जोड़ दो तो 87.5, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 126.5। तो 100 से कितना हो गया, 100 से 126.5 हो गया, मतलब आय कितनी बढ़ी, 26.5% आय बढ़ गई। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए बात करी जाए अगले प्रश्न की। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद उसे 700 रुपये में बेचा गया। 12.5% को आप बोलते हो 1/8। 1/8 की छूट देने का मतलब होता है कि 8 रुपये की चीज़ को आपने 7 रुपये में बेचा है। आप कह रहे हो 7 रुपये में बेचा है और सवाल कह रहा है कि 700 में बेचा है, तो जो आपका 700 के बराबर होगा तो आपका 8 किसके बराबर होगा, इसको भी 100 से गुणा कर दो, 800 के बराबर होगा। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है, वस्तु के ऊपर मार्क्ड प्राइस जो है, वस्तु के ऊपर छपी हुई कीमत जो है वो 800 रुपये है। ठीक है, कह रहा है यदि छूट नहीं दी गई होती तो 60% का लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई छूट नहीं देता तो विक्रय मूल्य यही होता। 800 रुपये छपा था, 12.5% की छूट दी तो 700 रुपये में बेच दिया। क्या बोला मैंने, 800 रुपये छपा हुआ था, 12.5% की क्या दी, छूट दी, तो कितने में बेच दिया, 700 रुपये में बेच दिया। ये कह रहा है नहीं साहब, छूट नहीं देते तो 800 में बेच देते। भाई छूट नहीं देते तो विक्रय मूल्य, छूट नहीं देते तो विक्रय मूल्य कौन होता, छूट नहीं देते तो विक्रय मूल्य 800 रुपये होता। तो क्रय मूल्य कितना होता ये बताना अपने को, लो क्रय मूल्य ज्ञात करना अपने को। अब देखो जब 60% लाभ होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है, सिंपल सी बात समझ लो ध्यान से। ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। 100 रुपये अगर क्रय मूल्य होगा तो 160 विक्रय मूल्य होगा। कब, जब 60% लाभ होगा। और सरल कर लो आप चाहो तो 5:8 कितना होगा, 5:8। तो ये जो 8 दिख रहा है, ये जो आपका 800 दिख रहा है, ये हमारे अनुपात की भाषा में कितना है, ये हमारे अनुपात की भाषा में 8 है। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, वो अनुपात की भाषा में कितना है, 5। तो कितना हो गया, 500 रुपये क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप 800 रुपये पे पहुँच गए हो और ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कब होगा, यदि 60% का फायदा हुआ है। कितने % का फायदा हुआ है, 60% का। इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये 160 के बराबर है। भाई ये किसके बराबर है, ये 160 के बराबर है, क्योंकि 60% का फायदा हुआ है। तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य 100 के बराबर होगा। ठीक है ना, 100 का मान कितना होगा, 500। ऐसे भी आप इस बात को समझ सकते हो। दोनों में से किसी एक तरीके से समझना है। और अगर इस बात में 1% भी डाउट है तो थोड़े अपने बेसिक क्लियर कीजिए। लाभ हानि के सवालों के बेसिक क्लियर करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर एक 3 घंटे का लाभ हानि का वीडियो पड़ा है, मतलब 3 घंटे का लाभ हानि का वीडियो है। उसमें आप संपूर्ण बेसिक सवाल करोगे लाभ हानि के, और लाभ हानि अच्छे से कवर कर लोगे। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 35 आम बेचने पर, वैसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि देखो क्रय मूल्य के बराबर है ना। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपया। क्या बोलोगे, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, इधर देखो ध्यान से। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। तो 35 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 35 रुपया। तो अपने कितने में खरीदी, 35 में। लाभ कितने का है, 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ कितना हो गया, 7 रुपया। तो लाभ कितना है, 7 कितने पर, 35 पर। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, गुणा 100। कितना आ गया, 20%। 20% आपके सवाल का जवाब हो गया। सीधा कह सकते हो 7 का फायदा है 35 के ऊपर। लेकिन ऐसा आप तभी कह सकते हो जब ये क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ऐसा कब कह सकते हो, जब ये 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर होती तो कहानी बदल जाती। ठीक है ना, फिलहाल आज क्रय मूल्य के बराबर है। 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 1/100, जो कि आपका 20% के बराबर है। ठीक है, चलिए बात की जाए अगले प्रश्न की। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो पहले के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की कमी हुई।
सवाल थोड़ा सा डीप है, ध्यान से समझिएगा। कैसे, देखिए जरा ध्यान से। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य उसके मूल्य का 84% है। माना कि क्रय मूल्य कितना होगा? 100। क्रय मूल्य कितना होगा? 100। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 84, जैसा कि अपना सवाल कह रहा है। हम भी वैसे आगे बढ़ रहे हैं, कि जैसा हमारा सवाल कह रहा है वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करी जाती है तो क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करो, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। 25% क्या होता है भाई? 1/4। इसका 1/4 कितना होगा? 21। तो इसमें 21 की वृद्धि कर दो, इसमें 21 की वृद्धि कर दोगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105। लीजिए, अब ये कह रहा है तो पहले के मुकाबले हानि में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। अपने को सवाल ये नहीं कह रहा कि अब कितने % की कमी या हानि हो रही है, ठीक है ना। सवाल ऐसा नहीं कह रहा कि अब कितने % की हानि हो रही है। अगर सवाल कहता है अब कितने % की हानि होती है तो हम निकालते हैं यहाँ से। सवाल कह रहा है हानि में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो पहले हानि कितनी थी, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हानि 1। क्या लिखना पड़ेगा? हानि 1। हानि 1 कितनी थी? देखो यहाँ ध्यान से, 16 रुपये। हमारी भाषा में हानि 1 कितनी थी? 16 रुपये। हानि 2 कितनी है हमारी भाषा में? ध्यान से देखिए, हानि 2 कितनी है? 120 रुपये की चीज़ 105 में बिक रही है, 15 रुपये। तो हानि में क्या हुई है? कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? पहले ये बताओ भाई। हानि पहले हो रही थी 16 रुपये की, अब हानि हो रही है 12 रुपये की, तो 15 रुपये की, तो हानि में हो रही कमी। कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। कितने के ऊपर? 16 पे। और 1/16 को क्या बोलते हो? 1/16 × 100 को आप बोलते हो 6.25%। क्या बोलते हो? 6.25%। तो हानि में कितने की कमी हुई है? हानि में 6.25% की कमी हुई है। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल था। अगर ये कहता ना कि हानि के प्रतिशत में कितनी कमी हुई है, ठीक है, कहता ना हानि प्रतिशत में कितनी कमी हुई है, तो हम अलग तरीका निकालते हैं। हम यहाँ देखते हैं यहाँ 16% हानि है, या 12.5% हानि है, हम कहते हैं 3.5% की कमी हुई है। लेकिन आज सवाल ऐसा नहीं कह रहा है, सॉरी कमी हुई है ना, 6.25% की कमी। ये पहले हानि हो रही थी 16 की, अब हानि हो रही 15 की, तो हानि में तो कमी हुई है। और कितनी कमी हुई है? 1/16 की कमी हुई है हानि में। कितने के ऊपर? 1 की कमी कितने के ऊपर? 16 पर। 1/16 × 100, 6.25% की कमी। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए। x+4, x+12, x-1 और x+5 समानुपात में है, तो x और x-7 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करो। 2 सवाल पूछ लिए। पहला सवाल तो ये है कि x का मान ज्ञात करो या ये संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है ना भाई। x का मान ज्ञात करो या ये संख्याएं ज्ञात करो। समानुपात में होने का मतलब आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, x+4। अब देखो SSC GD में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। x+4 अनुपात x+12 समानुपात x-1 x+5। लीजिए, अब क्या करेंगे? बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा। तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करो, x+4 x+5, और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करो बराबर में, ठीक है। ये अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, x+12 x-1, ठीक है। x² + 9x + 4 × 20, ये आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका? x² - x + 12x तो हो गया +11x, ठीक है, और -12 x² हो गया, ठीक है, माइनस का 1x हो गया, ठीक है, प्लस का 12x हो गया, ठीक है, माइनस का 12 हो गया, ठीक है। ये लीजिए, कट कीजिए। x² से आपने x² कट कर दिया, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? ये 2x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 16। अब x का मान 16 आने से अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये पहला पार्ट हल हो गया। अब दूसरा पार्ट हल कर लीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? x का मान 16 आ गया है, ध्यान से देखिएगा। आगे का प्रश्न मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। किसका मध्यानुपात याद करना है? x का। तो x का मान तो कितना है? 16। और x-7 का, x-7 का मान कितना हो गया? 16 में से 7 गए तो 9। तो 16 और 9 का मध्यानुपाती याद करना है। ये मध्यानुपाती याद करने का शॉर्टकट ब्रैकेट में लिख दीजिए, वर्गमूल में लिख दीजिए 16 और 9 को। तो 16 का वर्गमूल आ गया 4 और 9 का आ गया 3, तो 3 चौक कितना हो गया? 12। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए, कुछ रोचक सवाल भी 2019 में आपको देखने के लिए मिले हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और वो मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं 12:23 हो जाती है। बेसिक से करके देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए,
3:5 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को आप 3 के मान लीजिए और दूसरी संख्या को आप 5 के मान लीजिए। मान लिया सर। दोनों में से 9 घटा दीजिए, कह रहा है प्रत्येक में से 9 घटाया, प्रत्येक में से आपने 9 घटा दिया, घटा दीजिए। ऐसा करने से अनुपात 12:23 आ जाएगा, तो लीजिए ऐसा करने से अनुपात हम 12:23 लिख दिया हमने। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में 7 घटाया जाता है तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा? तो पहले हमें छोटी और बड़ी संख्या माननी पड़ेगी। भाई छोटी संख्या को आपने 3 के माना है, इसको आपने क्या माना है 3 के, इसको आपने क्या माना है 5 के, तो पहले ये निकालनी भी तो पड़ेगी। तो पहले k का मान निकालना पड़ेगा ताकि छोटी और बड़ी संख्या निकाल पाएँ। ठीक है, तो k का मान निकालने के लिए 23 दिया 69 के तिरछा गुणा किया है। 23 को 9 से गुणा करूँगा, 23 गुणा 9 लिख देता हूँ, सीधा गुणा करके नहीं लिखूँगा पूरा। 12×5 60 के, ठीक है ये 60 के आ गया। और 12 को 9 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, -12 × 9। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 23 × 9 -12 × 9। देखो 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आएगा, इस 9 से कट जाएगा, समझे आप। इस दोनों पदों में 9 है, 9 कॉमन आया, इस 9 से कट गया। 23 में से 12 गए तो कितने बच गए, 11। ठीक है ना, k का मान आ गया 11। अब k का मान 11 आ गया है तो छोटी संख्या क्या हो गई आपकी, 11 या 33, छोटी संख्या 33 हो गई। और बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या 11.55, ये दोनों संख्याएं आ गई। कह रहा है छोटी संख्या में 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 36 आ जाएगा। और बड़ी संख्या में से 7 घटा दो, इसमें से 7 घटाऊंगा तो 48 आ जाएगा। और इनका अनुपात बता दो, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×2 = 24, 36 और 12×4 = 48। तो 3:4 क्या आ गया, 3:4 आपके सवाल का जवाब आ गया। तो 3:4 आपके सवाल का जवाब आ गया। ये रहा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, और वो शॉर्टकट क्या होता है वो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कहीं नहीं करनी पड़ेगी, शॉर्टकट में भी करनी पड़ेगी। 3:5 है, 12:23 है। शॉर्टकट में क्या होता है पता है, 90% ईजी गणना वाले सवाल मिल जाते हैं। ये उन 90% में नहीं है, लेकिन 90% क्या होता है, शॉर्टकट में आपको ईजी गणना वाले सवाल मिल जाते हैं। चलिए फिर भी ये सीख लीजिए, आगे सिखाऊँ आपको अगले पेज पे। लीजिए ये 3:5 और ये आपका 12:23। ठीक है, क्या है, अगर प्रत्येक में समान परिवर्तन किया गया है, क्या बोला, बात को ध्यान से समझना आप, शॉर्टकट में ही होता है, बल्ब लगना चाहिए। यदि प्रत्येक में समान परिवर्तन किया गया है तो दोनों के बीच का अंतर बराबर मिलना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 11। यही कहानी हो रही है, इन दोनों के बीच का अंतर तो 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 11 है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इन तो 11 से गुणा कर दूँ, तो 11 या 33 और 11.55, और इनको 2 से गुणा कर दूँ तो 12 दूना 24 और 23 दूना 46। ठीक है ना, ये लीजिए, ये तो ये हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है इसमें से कितना घटाया जा रहा है, 9 घटाया जा रहा है। हमारे यहाँ 9 घटाया जा रहा है, और सवाल भी कह रहा है 9 ही घटाया जा रहा है। तो मतलब हमारा 9 के बराबर है, तो हमारी संख्या 33 किसके बराबर हो, 33 के, और 55 किसके बराबर होगी, 55 के। तो 33 और 55 हमें संख्याएं मिल गई। अब ये कह रहा है इसमें से 3 जोड़ दो, इसमें से 7 घटा दो और अनुपात निकाल लो। 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×4 = 48। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो करना क्या होता है, जब दोनों में समान परिवर्तन किया गया हो, बात को ध्यान से बोल रहा हूँ, आप सुन लो, चाहे नोट्स बनाने के लिए लिख लो। जब दोनों में समान परिवर्तन किया गया हो, कहना दोनों में 4 जोड़ा, दोनों में से 5 घटाया, दोनों में से इतना निकाला, जब दोनों में समान परिवर्तन किया गया हो तो ये जो बीच का अंतर है ये बराबर दिखना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए क्या किया, यहाँ 2 का अंतर है, 11 का अंतर है, इसको 11 से गुणा कर दिया, इसको 2 से अंतर कर दिया। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर बराबर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर बराबर हो गया। अब सीधा सीधा काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कितने की कमी हुई, 9 की, और हमारा सवाल भी कितने की कमी कह रहा है, 9 की। मतलब ये 9 जो हमने 9 बोला है वो सवाल में भी 9 के बराबर है, मतलब 1 इकाई 1 के बराबर है, तो 33 इकाई 33 के बराबर होगी, 55 इकाई 55 के बराबर होगी, और हमने संख्याएं प्राप्त कर ली। बात करी जाए अगले प्रश्न की। ये सवाल तो हमारे पास आ चुका है पहले से, 12वां सवाल तो रिपीट हो गया, क्योंकि ये सवाल हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब कोई सवाल गायब हुआ होगा, उसकी जगह ये आ गया होगा। ठीक है ना, ये सवाल तो मैंने आपको पहले करवा दिया था। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती है, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। ये आपका सवाल है। देखिए इसको बोलते हैं डबल MDH। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डबल MDH। अब आप कहोगे सर डबल MDH क्या है, तो YouTube के ऊपर, ठीक है,
सीरीज पढ़ी है जिसका नाम है जुगाड़ मैथ्स। क्या नाम है? जुगाड़ मैथ्स सीरीज का नाम है। उसके अंदर डबल MDH पे स्पेशल वीडियो बना के सिखाया गया है। देखो, मैंने सिखाया था 2018 में और सवाल आया 2019 में। अब जिसका बल्ब जगा और उसने वहाँ उस सीरीज़ में उस जुगाड़ सीख लिया, उसने 2019 के GD के पेपर में कमाल किया होगा। नहीं सीखा कोई बात नहीं, अब पढ़ रहे हो, मतलब जो कमाल नहीं किए वो लोग अभी यहाँ मौजूद है, तो अभी पढ़ लो ताकि आगे कमाल कर लेना। ठीक है, चलिए वहाँ देखना, डबल MDH करके एक वीडियो मिलेगा आपको, वहाँ आप ये बात सीखोगे। अब मैं अभी भी यहाँ पे भी लगाऊंगा, अप्लाई करूँगा। देखो ध्यान से कैसे करूँगा अप्लाई, डबल MDH कैसे लगाते हैं। 2 पुरुष 7 महिलाएं, तो देखो पुरुष को लिख देता हूँ P, पुरुष को P लिख रहा हूँ और महिलाओं का M लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। 2 पुरुष 7 महिलाएं ले लो, 2 पुरुष 7 महिलाएं, ये M की जगह ये लिख दिया। किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, D की जगह 14 लिख देते हैं। MDH होता है ना, MD, इधर का MD आ गया, उधर का MD लिखो। इधर है 3 पुरुष, तो 3 पुरुष है तो लिख दिया 3P। 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं। इस काम को 11 दिन में कर सकती है, तो दिन लिख दिया 11। ठीक है, और आगे हमसे क्या पूछा वो भी ध्यान से सुन लो, उसको भी चाहो तो बराबर में लिख दो। आगे जो पूछा है उसको भी बराबर में लिख दो। आगे क्या पूछा है? 5 पुरुष 4 महिलाएं प्लस 4 महिलाएं। इस काम को कितने दिन में करेंगे? D ज्ञात करना है, गुणा D, ये हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? ये हमें ज्ञात करना है। तो डबल MDH का क्या मतलब है? पहले आप इन दोनों को साथ में रखो, ठीक है, और फिर आप चाहो तो इसको और इसको और इसको और इसको, नहीं तो सिंपली चलूँ, पहले आप इन दोनों को साथ में रख दो, फिर आप इन दोनों को साथ में रख दो, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, ये डबल MDH है। कैसे? ध्यान से देखो, पहले मैं इन दोनों को साथ में रख रहा हूँ। 14 दूनी 28P और 14 7 98 M, 11 तिया 33P और 11 8 88 M, ये लिख दिया साथ में। ठीक है, P को एक तरफ ले जाओ, ये इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5P, ये आ गया 5P, और ये इधर आएगा तो 10 M। 5P बराबर 10 M का मतलब हुआ M और P का अनुपात कितना लिखूंगा? ध्यान से देखो, M और P का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 1:2। M और P जो है उनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 1:2। ठीक है ना, M और P को, P की 5 जो पुरुष है ना वो 10 महिलाओं के बराबर है, मतलब पुरुष मजबूत है, 5 पुरुष 10 महिलाओं के बराबर है। जब भी ऐसा लिखा होता है कि 2R = 3M, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अगर मुझे R और M का अनुपात दिखना है तो 3 तो यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। एक सिंपल सी बहुत ही बेसिक बात है। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना है? इनका अनुपात है 1:2। ठीक है भाई, M की जगह 1 लिखेंगे, P की जगह 2 लिखेंगे, डबल MDH लगाएंगे। अब डबल MDH कैसे? इस बार इन दोनों के बीच में MDH लगाओ। कैसे? देखो ध्यान से, 3P + 8M, ठीक है, ये M हो गया, और D कितना है? D है 11, इसको 11 से गुणा कर देता हूँ। इधर की तरफ, सामने की तरफ क्या है? सामने की तरफ है 5P, ये 5P + 4M हो गया, और यहाँ का D क्या है? यहाँ का D हमें ज्ञात करना है। वही तो कह रहा है कि ये कितने दिन में कर लेंगे, यहाँ का D ज्ञात करना है। बहुत, अब आपका सवाल 90% हल हो चुका है। डबल MDH लगा रहे हैं आप, पहले आपने इसको और इसको बराबर रखा और M और जो आपका P था उसका अनुपात निकाल दिया। तो ये जो M और P का अनुपात के रूप में जो आया है कार्य क्षमता, उस कार्य क्षमता को यहाँ लिख दो आप। P की जगह कितना लिख दो? 2, M की जगह 1 लिख दो। तो P की जगह 2 लिखोगे कितना हो जाएगा? 6। P की जगह 2 लिखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ 2 लिखोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और M की जगह 1 ही लिखोगे तो हो जाएगा 14। तो देखो ध्यान से, 11 × 14 आ गया इधर से। तो इधर क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, P की जगह कितना लिखना है? पहले P है इधर, P की जगह कितना लिखना है? 2, तो 5 दूनी 10 और 4 14, इधर आ गया आपका 14, और D आपको ज्ञात करना है, वो लिख दोगे यहाँ पे D जो आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी बात है, 14 से 14 आपका कट हो गया, D का मान कितना आ गया? D का मान 11। ये आपके सवाल का जवाब आ चुका है। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर? यहाँ आपने कॉन्सेप्ट लगाया डबल MDH का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया आपने? डबल MDH। बात समझ में आ गई होगी, कितना सिंपल था। बात की जाए अगले प्रश्न की। एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से खोला जाता है, एक साथ नहीं, पहले भरने वाले को खोला फिर खाली करने वाले को खोला, ठीक है ना, तो पहले पाइप से शुरू करने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा? ठीक है ना, पहले टैंक
मैं ऐसा नहीं कहा कि कुछ पानी है, मतलब टैंक पूरा खाली है, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपका 10 और ये आपका 12, इनका लसअप लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 इकाई काम करना है। ये कितने इकाई काम करता है, ये मान लीजिए प्रति मिनट 6 इकाई काम करता है, और ये प्रति मिनट कितने इकाई काम करता है, ये 5 इकाई काम करता है। इसमें इसका भाग दिया। तो पहले मिनट जब आप इसको खोलोगे तो ये 6 बाल्टी पानी भर देगा, लेकिन जब दूसरे मिनट आप इसे खोलोगे तो ये 5 बाल्टी खाली कर देगा। भाई एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। इकाई का मतलब यही हुआ ना, टोटल 60 इकाई काम करना है। टोटल कितने इकाई काम करना है, 60 इकाई। 60 बाल्टी भर के टंकी भर जाएगी। लेकिन जब पहले नल को खोलते हो तो 6 बाल्टी अंदर डालता है, दूसरे नल को खोलते हो तो 5 बाल्टी अंदर निकालता है, 5 निकाल देता है। तो 1 बाल्टी का ही काम होता है। बात समझे आप। आपको 2 मिनट में, क्यों, पहला मिनट ये खा गया, दूसरा मिनट ये खा गया, कहा ना बारी बारी से, ऐसा नहीं कह रहा एक साथ खोलने का नहीं कह रहा है, ठीक है ना, बारी बारी से। इसका मतलब ये जो 2 मिनट जब लगते हैं, कितना समय लगता है, जब 2 मिनट लगता है तो काम होता है 1 बाल्टी। 2 मिनट में कितना काम होता है, 1 बाल्टी। 1 यूनिट को मैं 1 बाल्टी कह देता हूँ, है ना। और हमें टोटल कितना काम कराना है, हमें टोटल काम कराना है 60। तो 1 को हमें क्या बनाना है, 1 को हमें 60 बनाना है। तो 1 को 60 बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। इधर हम 60 से गुणा करेंगे, इधर भी हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 बाल्टी के लिए, मतलब 60 यूनिट काम को करने के लिए हमें 2 × 60 120 मिनट तक काम कराना पड़ेगा। तो जब 120 मिनट तक हम काम कराएंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से भर जाएगा। अब कहानी क्या है वो ध्यान से सुनिए भाई। इसमें कहानी में कुछ ये भी है ना कि 60 बाल्टी कितनी देर में, कितने मिनट में ये भर जाएगा। अब हम 120 मिनट की बात कर रहे हैं, जब 120 मिनट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब ये लोग बारी बारी काम करते हैं उस टाइम में क्या समस्या होती है, ये कब होता, ये बेसिक बात होती और बेसिक तरीका होता। लेकिन समस्या क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। समस्या ये है भैया कि जब आप बात करोगे 120 मिनट से थोड़ा पहले, ठीक है, जब आप आओगे 54 के ऊपर, जब 54 बाल्टी पानी आ जाएगा, कितने बाल्टी पानी आ जाएगा, जब आपका 54 बाल्टी पानी आ जाएगा और उसके बाद जब ये 6 बाल्टी पानी अंदर आएगा तो 54 और 6 60 बाल्टी हो जाएगा, तो आपका टैंक भर जाएगा ना। वहाँ वापस खाली क्यों करोगे, बात समझे, कहने का मतलब क्या है। ऐसा ही ये वही सवाल है जैसा बंदर और खंबे वाला सवाल होता है। जैसे बंदर और खंबे वाला सवाल देखा आपने, उसमें क्या होता है, एक बंदर ऊपर चढ़ता है, एक बंदर होता है वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता है, फिर क्या होता है, वो वापस फिसलता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर वापस फिसलता है। लेकिन सबसे लास्ट में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे लास्ट में जब वो टॉप पे चला गया कि भाई बंदर को खंबे पे चढ़ाना है, और जब लास्ट में बंदर खंबे के ऊपर चढ़ गया है उस टाइम वो वापस नहीं गिरता है। क्यों, हमसे ये पूछा है खंबे पे कितनी देर में चढ़ेगा। वही बात यहाँ लागू होगी, वो सेम टू सेम सवाल है ये, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि इस सवाल में आपको क्या करना है, कैसे। अब कैसे सोचे सर इस बात को, तो इस बात को ऐसे सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको 60 बाल्टी पानी भरना है ना, कहाँ से 60 बाल्टी पानी भरना है। इसमें से ये 6 बाल्टी निकाल दीजिए। कौन से वाला, जो लास्ट मिनट में हम सोचते हैं कि जिससे बाल्टी से क्या पता है पूरा भर जाए, तो ये 6 बाल्टी पहले से निकाल दीजिए। 6 बाल्टी पहले से निकाल दी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट की वो 6 बाल्टी है जो वो कमाल कर सकती है जिससे कि ये खाली नहीं रहे। तो पहले आप 54 बाल्टी डाल दीजिए। ऐसा जब भी सवाल आए तब आपको ये काम करना है कि अल्टरनेट में ये वाला जो बंदा काम कर रहा है उसके काम को पहले से निकाल दीजिए और 54 यूनिट काम पहले करवा लीजिए। अब देखिए 54 यूनिट काम कराना है अपने को, 54 यूनिट काम करवाना है। बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप 1 यूनिट काम करवाते हो, तो आपको कितने लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं। 1 यूनिट में कितने लगते हैं, 2 मिनट। तो आप सोचो 54 यूनिट में कितना टाइम लगेगा। 54 यूनिट में आपको 54 × 2 108 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 108 मिनट। अब 108 मिनट में 54 यूनिट काम हो चुका है। आप ये सोचो कि 108 मिनट में 54 बाल्टी पानी आ चुका है। जब आप 108 के बाद जब आप 1 मिनट और चलाओगे, 109 मिनट, तो इस बार 6 बाल्टी पानी और आएगा और 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 बाल्टी, और पानी क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगी। अब टंकी भर जाने के बाद वापस खाली करके भरने की ज़रूरत नहीं है। इसने यही पूछा है कि टंकी एक बार पहले, सबसे पहले टंकी भरनी है, आपने टंकी भर दी है। बात समझे। तो पहले आपको 54 बाल्टी पानी डालना है जिसके लिए आपको 108 मिनट लगेंगे, और उसके बाद आप 1 मिनट का समय और लोगे और उससे क्या हो जाएगा, 54 और 6 60 बाल्टी पानी आ जाएगा। यही वो बंदर वाले सवाल की तरह का सवाल है। लास्ट में पानी भरने के बाद वापस गिराने की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा टंकी कब भर जाएगी, 109 मिनट में ये टंकी आपके भर जाएगी। बात करी जाए अगले सवाल की। जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है।
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्य जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है, जबकि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी होती है। तो 20 मिनट की देरी और 5 मिनट की देरी होगी 25 मिनट की देरी। नहीं, दोनों में देरी है, पहले 20 मिनट की देरी फिर 5 मिनट की देरी, तो 20 और 5 दोनों देरी तो 15 मिनट, दोनों में अंतर कितने का है? 15 का। ये समय अंतराल का सवाल है, बात को ध्यान से सुनिएगा। ये किसका सवाल है? ये सवाल है समय अंतराल का। क्या होता है ये सवाल? ये सवाल तब होता है समान दूरी के लिए, क्या कह रहा है, समान दूरी के लिए यदि आपको समय अंतराल दिया हो, समान दूरी के लिए यदि समय अंतराल दिया हो। समय अंतराल कैसे? पहले बंदा गया तो 20 मिनट लेट पहुंचा, दूसरी बार गया तो 5 मिनट लेट पहुंचा, तो दोनों में अंतर कितने का है? 15 मिनट का अंतर है। समझे आप? कैसे? 8 बजे का आपका ऑफिस आने का टाइम है, एक दिन आप लेट आते हो तो 8:20 पर लेट आते हो, दूसरे दिन आप लेट आते हो तो 8:05 पर आते हो, 5 मिनट लेट आते हो, दोनों में अंतर कितने का? दोनों में अंतर है 15 मिनट का। ये है कहानी, ठीक है ना? इस अंतर की कहानी को समझिएगा ध्यान से। मैंने पहले 25 क्यों लिखा वो भी सोचिएगा, कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा इसलिए 25 लिखा होगा, लेकिन मैंने सवाल को जल्दी से देख लिया, अरे देरी है, ठीक है। 15 को 15/60 लिख देते हैं ताकि इकाई नहीं गड़बड़ा जाए। ये अब घंटे में हो गया, बात क्लियर। इसके आगे की बात, इसके आगे की बात ये है ABT/A-B, तो यहाँ आएगा 5, ये आपकी निकल गई D दूरी। घर से कार्यालय के बीच की दूरी ये है। ABT कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने जुगाड़ मैथ्स में। क्या सिखाया है? ABT कॉन्सेप्ट। और ABT कॉन्सेप्ट में क्या होता है? ABT कॉन्सेप्ट में जब हमें दो स्थानों के बीच की दूरी निकालनी होती है, ठीक है, अगर ये दूरी समान है और हमें समय का अंतराल दिया हुआ है, T4 टाइम इंटरवल है, T4 क्या है यहाँ पे? T4 है यहाँ पे टाइम का इंटरवल, मतलब समय अंतराल। और जब हमें समय अंतराल दिया हुआ हो तो दूरी निकालते हैं हम ABT/A-B से। A और B चाल है, A को बड़ी चाल कह दो और B को छोटी चाल कह दो, ये लीजिए, ठीक है। 15 चौके 60 हो गया, 1/4, 4×5 20 हो गया, 20 से 0 कट गया, बच गया 15/2 और 15/2 आ गया आपका 7, है ना, 0.5। तो 7.5 किलोमीटर क्या है? दूरी है। ये आपके सवाल का जवाब हुआ। बात की जाए अगले सवाल की। एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वर्दी की जाती है तो उसे 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 3 घंटे कम समय लगता है। उसकी बढ़ी हुई गति कितनी है? और ये है डबल ABT कॉन्सेप्ट। फिर देखिएगा जुगाड़ मैथ्स की सीरीज, फिर देखिएगा जुगाड़ मैथ्स की सीरीज और वहाँ से समझिएगा डबल ABT कॉन्सेप्ट क्या होता है। DOUBLE डबल ABT कॉन्सेप्ट, ABT कॉन्सेप्ट और डबल ABT कॉन्सेप्ट दोनों को ध्यान से समझ लीजिएगा, कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं लगाता हूँ फिलहाल। तो पहले मान लीजिए कि चाल कितनी थी? पहले मान लीजिए कि चाल 10 किलोमीटर की वर्दी कर रही है, x थी, बाद में कितनी हो गई? बाद में हो गई x+10। दोनों में अंतराल कितना है? भाई ये एक को A बोल दो, इसको B बोल दो, दोनों में अंतराल कितने का है? 10 का, क्योंकि हमें पता है 10 बड़ा ही है। समय कितना कम लग रहा है? 3 घंटे का समय अंतराल है, समय 3 घंटे का। ऐसा करने से दूरी आएगी, और दूरी कितनी दे रखी है? दूरी 360 दे रखी है ऑलरेडी। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। 12 36 1200, तो x+10 दोनों का गुणा करोगे तो 1200 आ जाएगा। ऐसी दो संख्याएं पता है क्या जो एक दूसरी से 10 ज़्यादा और गुणा करने पे 1200 आ जाए? देखो 1200 का आप क्या लिख सकते हो? 40 × 30 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 40 × 30 लिख सकते हो। तो पहले अगर आपकी चाल 30 थी और अब 40 है तो 1200 आ गया। देखो अगर इसकी जगह आप 30 लिख दोगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40, तो गुणा करने से कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। इसका मतलब पहले वाली चाल कितनी है? 30 है। ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हो? ध्यान से देखिए, ऑप्शन से ऐसे हल कर सकते हो। देखिए हम मान लेते हैं पहला उत्तर सही है। अगर पहला उत्तर सही है तो समय चाल क्या हुई? 36, तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा 10, ठीक है। चलिए अब कह रहा है चाल 10 बढ़ा दो, चाल 10 बढ़ा दो, 360/10 बढ़ाओ, कितने कर दो? 46 कर दो। सवाल यही कह रहा है ना। माना कि चाल, अच्छा उसकी बढ़ी हुई गति कितनी है ये पूछा है। सॉरी, डोंट बी कंफ्यूज, ये तो प्रारंभिक गति है। बढ़ी हुई गति तो x+10 है ना, तो बढ़ी हुई गति कितनी है? बढ़ी हुई गति 40 है। ये उत्तर है ना। तो बढ़ी हुई गति के बारे में बात कर रहा है, तो बढ़ी हुई गति अगर 40 है तो पुरानी गति, ऑप्शन कैसे चेक करें वो देख लो। पुरानी गति कितनी होगी? 30, इसमें आप 360 का भाग दो, कितना समय लगा? 12।
इसमें आप 360 का भाग दो, कितना समय लगा 9। क्या 3 घंटे कम लगे क्या? हाँ 3 घंटे कम लगे, इसका मतलब उत्तर सही है। अब आप सर इसको चेक करो, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करूँगा 36, अगर बड़ी हुई 36 है तो पुरानी कितनी है 26 है। इसमें अगर मैं 360 का भाग देता हूँ और इसमें अगर 360 का भाग देता हूँ, इसमें तो 10 बार चला जाता है, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब पॉइंटों में आएगा, जबकि अंतर पॉइंटों में नहीं है, 3 घंटे का अंतर है। वापस सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं 30 उत्तर को सही मानूँ, ध्यान से देखो, ये 360 है, अगर मैं मानूँ बड़ी हुई 30 है, बड़ी हुई 30 है तो पहले कितनी थी? पहले 20 थी, क्योंकि 10 बड़ी है। अब यहाँ से कितना समय लग रहा है 18 का, और यहाँ से कितना समय लग रहा है 12 का। कितने घंटे कम लग रहे हैं? 6 घंटे कम लग रहे हैं। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 3 घंटे कम लग रहे हैं, इसलिए उत्तर गलत है। 40 जो उत्तर सही उत्तर है उसको एक बार वापस चेक करो। 40 उत्तर सही, उसको चेक करो वापस। कैसे? ऑप्शन से बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने मेथड तो बता दिया ABT। तो ये 40 है तो पहले कितनी होगी? पहले 30 होगी, क्योंकि 10 बड़ी है, तो 360/30, ये कितना हो गया? ये 12 हो गया। ये कितना हो गया? 9। कितने का अंतर है? 3 घंटे का, मतलब 3 घंटे कम हुआ है ना। हाँ 3 घंटे कम हुआ है, और सवाल भी कितना कह रहा है? 3 घंटे कम हुआ है, इसका मतलब 40 क्या है? सही उत्तर है। पुरानी चाल 30 थी, नई चाल 40 है। ठीक है, चलिए बात की जाए अगले प्रश्न की। एक निश्चित राशि पर 14% वार्षिक की दर से 3.25 वर्षों का साधारण ब्याज 1431 रुपये है। ठीक है, पहले से आधी दर पर 5.5 वर्ष में उसी राशि का मिश्र धन क्या होगा? देखिए, अगर ब्याज पूछा होता ना तो मैं कुछ डायरेक्ट जुगाड़ लगा देता और आपको सिखा भी देता कि अगर वो कहता ना कि पहले से आधी दर पर 5.5 वर्ष में उसी राशि का ब्याज कितना होता, तब तो सीधा निकाल देते हैं। लेकिन इसने तो मिश्र धन पूछ लिया, तो अपने को मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलधन ज्ञात करते हैं, देखिए ध्यान से। सवाल सरल ब्याज का ही है। अब बात को ध्यान से समझिए। 3.25 वर्ष है। कितने हैं? 3.25 वर्ष। 3.25 का वर्ष का मतलब क्या हुआ? पहला साल पूरा है, 14% ब्याज लगा होगा। दूसरा साल भी पूरा है, 14% ब्याज लगा होगा। तीसरा साल भी पूरा है, 14% ब्याज लगा होगा। लेकिन चौथा साल 1/4 है, तो ब्याज भी 1/4 लगा होगा। तो 14 का 1/4 मतलब 14 के आधे का आधा। समझे भैया आप? 3.25 वर्ष का मतलब, 3.25 वर्ष का मतलब क्या है? पहले साल 14% लगा, दूसरे साल 14% लगा, तीसरे साल 14% लगा, लेकिन अगला साल ही 1/4 है ना, तो ब्याज भी कितना लगा होगा? ब्याज भी 14 का 1/4 ही लगा होगा। और 14 का 1/4 कितना होगा? 14 का 1/4 कितना होगा? देखो 14/4 7/2। तो अगले साल ब्याज कितना लगा? अगले साल ब्याज लगा 7/2, या आप 7/2 को लिख सकते हो 3.5। क्या लिख सकते हो? 3.5। 3.5 क्यों लिखा अभी समझ लेना ध्यान से। बात समझ रहे हो? जो सबसे लास्ट साल है उसमें 14 का साल है 1/4, साल ही 1/4 है, तो 14 का ब्याज भी 1/4 ही लगेगा। 14% नहीं लगकर 14 का 1/4 मतलब 14 के आधे का आधा। 14 का आधा होता है 7, 7 का आधा 3.5, मतलब 3.5 ब्याज लगेगा लास्ट साल में। लो, लास्ट साल में लगेगा 3.5 ब्याज। ठीक है, अब हमारे ये 100 रुपये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मूलधन है। और हमारा ब्याज कितना है? देखो ध्यान से, 14, 28, 14, 42, 45, 45.5। 45.5 हमारा क्या है? ब्याज है। ये पहली कंडीशन में हमारा ब्याज है 45.5, और 45.5 को थोड़ा खोल के लिख दो तो 91/2। ब्याज कितना हमारा? 91/2 हमारा ब्याज है। ये बात समझ में आ गई? क्या आंसर आ गई? मूलधन कितना है? 100 रुपये। ब्याज कितना है? ब्याज 91/2 रुपये। यहाँ ब्याज कितना है? 3731। तो ये जो 3731 है ये किसके बराबर है? ये 91/2 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 91/2 के बराबर है। 91/2 बट्टा के बट्टा वाला ऊपर आ गया, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन 100 होगा। ये आपका मूलधन। बात समझ में आ गई क्या? तो आप मूलधन निकाल लीजिए यहाँ से, इसको इससे काटिए जरा आप ध्यान से। 13 7 है 91, 7 से काटा, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35। ठीक है, 2 7 तिया 21 और 7 तिया 21। अब 13 से काट दीजिए, 13 चौक 52, 13 चौक 52। ठीक है, 13 चौक 52, 13 एकम 13, 41 × 2 0 0। ये आपका क्या आ गया? ये आपका मूलधन आ गया। ये क्या आ गया? आपका मूलधन आ गया। लेकिन हमें मूलधन ज्ञात नहीं करना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है पहले से आधी दर पर। तो पहले थी 14%, 14% से आधी कितनी होगी? 7%। ठीक है, देखो ध्यान से, 7% के हिसाब से हमें कितने साल का ब्याज देखना है? 7% के हिसाब से हमें ब्याज देखना है 5.5 साल का। कितने का? 5.5 साल का। तो देखो 5 साल तो पूरा लगा होगा, 7 7 7 7 7, 5 साल तो पूरा लगा होगा ना। तो 5 साल तो 7 7 7 7 7 कितना हो गया? 35 हो गया। अगले साल कितना हो गया भाई? अगले साल 7 की जगह 3.5 ही लगा, तो 35 और 3.5।
38.5% ब्याज लगेगा। कितने परसेंट? 38.5%। सिंपल सी बात है कि नहीं है? माना कि मूलधन 100 है, हाँ साहब मूलधन 100 है, ब्याज कितना है? 7% है। 5.5 साल में कितना लगेगा? पहले 5 साल पूरा लगा लो, 7 35, और अगला साल आधा, लास्ट सबसे लास्ट वाला साल आधा है तो आधा लगा लो, तो 3.5, तो कितना हो गया? 38.5। 38.5 को क्या लिख सकते हो? 38.5 को आप लिख सकते हो 38 76 177, 77/2%, 77/2%। तो इसका 77/2% निकाल दो और वो इसी में जोड़ दो। अभी कहानी में देखो, टेस्ट देखो, इसका 77 से ही 2/3% निकाल के इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये 2 एकम 2 है, 2 एकम 2 है, 4 दूनी 8 है, 8200 रुपये। इसका अपने को 77 से ही 2% निकालना है, तो ये 8200 रुपये है। इसका मुझे निकालना है 77/2%। प्रतिशत मतलब बटा में लग जाएगा 100, ठीक है। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट गए, ये अपने इससे कट गया 41 बार वापस, तो 41 × 77 ब्याज लगेगा। तो 41 × 77 कितना होता है? कर देते जल्दी से। तो 41 × 77 को लिख सकता हूँ 7 × 11। तो पहले 7 से गुणा कर देता हूँ, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 को मैं कर देता हूँ 11 से गुणा, तो 7 8 7 15 की 5 हासिल की 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल की 1 3, ये अपना ब्याज लग गया 3157। तो 8200 रुपये मूलधन है, इसमें 3157 रुपये ब्याज है, तो 11 3 5 7 भाई 2 7 5 3 11, 11 3 5 7, तो 11 3 5 7 डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो हमने देखा सवाल भारी नहीं था, लेकिन सवाल में क्या थी? सवाल में लेंथ थी, लंबाई थी। तो कई बार ऐसा सवाल भी देखने को मिल जाता है जो सवाल भारी नहीं होता है, लेकिन सवाल क्या होता है? लंबा होता है। 16% ब्याज की दर से 15,625 रुपये की राशि 2 सही 3/4 चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से क्या लिखा है? राशि पर चक्रवर्ती ब्याज है। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज याद करना है, ठीक है भाई, चक्रवर्ती ब्याज याद करेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है? 16% तो क्या है? आपके ब्याज की दर है, ठीक है। चलिए, अब 16% ब्याज की दर है, लेकिन 30 साल क्या है? 30 साल ब्याज 3/4 ही लगेगा। 30 साल जो दर लगेगी ना, आप समझ लो कि दर जो लगेगी वो 3/4 ही लगेगी। 30 साल भी तो 3/4 ही। तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा? पहले साल तो ब्याज 16% लगेगा, ठीक है। दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा? दूसरे साल ब्याज 16% लगेगा, ठीक है। और 30 साल 16 का 3/4 कितना हो? देखो ध्यान से, 16 का 3/4, ये 16 का 3/4, 16 का 3/4 कितना हो गया? 12%। 30 साल कितना लगेगा? 12%। ये बात समझ में आ जानी चाहिए भाई। तीसरा साल क्या है? तीसरा साल 3/4 है, तो 16 का 3/4 ही ब्याज लगेगा, मतलब 12% ब्याज लगेगा। तो पहले साल ब्याज कितना है? 16%। अब देखो 16% की कहानी को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में कैसे रचते हैं उसको ध्यान से देखिए। ये आपका 16%, 16% को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 16/100। क्या लिख सकते हो? 16/100। और ये क्या होता है? 4/25। क्या होता है? 4/25। इसका मतलब अगर मूलधन 25 है तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन 29 होगा, क्योंकि 25 और 4 कितना हो गया? 29 पहले साल। दूसरे साल भी सेम कहानी है, दूसरे साल भी 16% है। तो दूसरे साल अगर मूलधन 25 है तो मिश्रधन कितना होगा? ठीक है, 25 × 25 29 × 29, ये लो। अब तीसरे साल की कहानी रचो आप। तीसरे साल की कहानी क्या है? तीसरे साल 12% है। तीसरा साल क्या है? 12%। तो देखो 12% के हिसाब से 12%, ये आपका 12%। 12% को आप क्या लिखोगे? 12/100, ठीक है, 12/100। 4 तिया 12, 3 3/25। 3/25 का मतलब 25 से कितना हो गया? 28। तो तीसरे साल अगर 25 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28। बात समझ में आ गई होगी अब आपको, ठीक है। अब इस 25 × 25 × 25 को आप ध्यान से नोटिस कीजिए। 25 × 25 × 25 क्या होता है? 25 × 25 × 25 होता है आपका यही राशि जो आप राशि सामने लिखी हुई है 15,625। इसका मतलब ये जो मूलधन है, ये सिंपल इसको आप गुणा करोगे तो जो मूलधन आएगा वो आएगा 15,625। अब यहाँ पर एक बात स्पेशल है, जहाँ से अब इन तीनों को गुणा करो, उत्तर लाओ, उसमें से ये घटा दो। भाई इन तीनों का गुणा क्या हो? जब इन तीनों का गुणा करने से हमने जो माना है, हमने तो ये तो माना है, लेकिन इसका गुणा करने पर 15,625 आ रहा है, मतलब वो मुख्य राशि आ जा रही है।
जो हमने माना है वही मुख्य राशि बन गई। तो इन तीनों का गुणा करने से हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा, लेकिन मैं इन तीनों का गुणा नहीं कर रहा हूँ और उत्तर निकालूंगा। कैसे? ध्यान से देखो, मुझे ये दिखा चक्रवर्ती ब्याज जब निकाल रहे थे, यहाँ 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 चारों जगह इकाई का अंक अलग अलग है, तो मैं सिर्फ इकाई का अंक ही निकालूंगा। ये मेरा मूलधन है, ठीक है। मेरे मिश्र धन का इकाई का अंक क्या होगा? 90 90 81, 1 को 8 से गुणा करो 8, इसका इकाई का अंक 8 होगा। अब ऊपर तो लिखूंगा मिश्र धन, तो ऊपर तो लिखूंगा 8, और नीचे लिखूंगा मूलधन, तो नीचे लिखूंगा 5। 8 में से 5 घटाऊंगा तो 3, मतलब जो मेरा चक्रवर्ती ब्याज आएगा उस चक्रवर्ती ब्याज का इकाई का अंक कितना आएगा? उसका इकाई का अंक 3 होगा। किसका इकाई का अंक 3 है? इसका इकाई का अंक 3 है, इसलिए यही उत्तर है। देखा आपने, थोड़ी सी स्मार्टनेस लगा के हमने गणना बचा ली। कैसे? ये भाई 25 × 25 × 25 क्या आ गया? 15625 आ गया, ठीक है। चलिए, तो 29 × 29 × 28 कितना आएगा? ये जो भी आएगा इसका इकाई का अंक 8 होएगा। ये मिश्र धन के इकाई का अंक है, ये मूलधन के इकाई का अंक है। तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर पहले ही क्यों नहीं कर लेते, आप इसको क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई इसको नहीं निकालूंगा तो पता नहीं चलेगा ना कि ये राशि और ये राशि सेम है। अगर ये इसके बराबर नहीं होती ना तो हम ये काम नहीं कर सकते थे, तो फिर हमें देखना पड़ता किससे गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। लेकिन ये आज 15625 आ गई बाई चांस। तो देखो, परीक्षा में अगर कोई चीज़ भारी दी जाती है कि वो इतना बड़ा गुणा कैसे करेगा, तो कोई चीज़ हल्की भी दी जाती है, आपको उसका तरीका भी दिया जाता है कि अगर बंदा ऑप्शन मेथड की तरफ गया तो इस सवाल को जल्दी से वो हल कर लेगा, ठीक है। चलिए, एक पार्क आयताकार आकार का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 240 मीटर और 100 मीटर है। पार्क के केंद्र में एक वर्ताकार लॉन है, ठीक है। लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल इतना है, तो लॉन की परिधि कितनी होगी? लॉन की परिधि मीटर में क्या होगी? भाई पार्क है और पार्क के अंदर वर्ताकार लॉन है और लॉन को छोड़कर बाकी का भाग इतना है। बात समझे आप? इधर देखिए ध्यान से। ये आयताकार खेत, इसमें वर्ताकार लॉन, ठीक है। अब आयताकार खेत का क्षेत्रफल पता है और जो आपका लॉन है, लॉन को छोड़कर बाकी का पता है, ये अपने को पता है। तो सीधी सी बात है, इस पूरे में से मैं क्या करूँगा? इस लॉन को निकाल दूंगा, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे वर्त बचेगा। भाई इस पूरे आयत में से अगर मैं इस लॉन को बाहर निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, तो पीछे कौन बचेगा? पीछे वर्त बचेगा। सिंपल सी बात। तो पूरा आयत का कितना हो रहा है? ध्यान से देखो, पूरे आयत का हो रहा है आपका 240 लंबाई इंटू चौड़ाई 0 0, ठीक है। और इसमें से हमें कितना घटाना है? 3904 घटा दो, उसमें से 3904 हमने घटा दिया, ये हमने माइनस कर दिया। तो पीछे जो बचेगा वो वर्ताकार पार्क का ही तो बचेगा। वर्ताकार पार्क का कितना देखो तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 9 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0 और 2, ये है 209,6। ये आपके वर्ताकार पार्क का क्या है? वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आपने वर्ताकार पार्क का क्या निकाल दिया? क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन आपसे परिधि पूछी है तो क्षेत्रफल से आपको क्या निकालनी पड़ेगी? क्षेत्रफल से आपको निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? ये 209,6 के बराबर है। पाई का मान आज इसने स्पेस लिखा है 3.14 लिखो, तो 3.14 लिखो। 209,6 3.14, पॉइंट हटाया, ऊपर लगे 2 0, ठीक है। अब ये नो डाउट 3.14 इससे कटता ही होगा, इसीलिए इसने ऐसा लिखने के लिए कहा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो 2 से ही काट लो, फिर 314 और किसके से कटता है देख लो। 314 आपका लीजिए काट के देखा जाए। अगर मैं काट दूं इसको, पहले सबसे पहले 3 7 21, 3 6 18, पहले 6 बार काटा जाए, ठीक है। तो 64 आने की संभावना है क्या? भाई ऐसा है, तुक्का तो लगाया जा सकता, पर ये तो पॉइंटों में है। चलिए फिर 220,096, ठीक है भाई। 20,096 में भाग देना है 314 का। अगर मैं 6 बार दूँ सबसे पहले, इंटू 6 करूँ, ये लो 20,096 बट्टा, पहले आप चाहो तो 2 से काट भी लो, 2 से काट लेते, सरल हो जाएगा। 3 एकम 2 एकम 2, ठीक है भाई, 1 बच गया, 2 पंजे और 2 साते 157, ठीक है। 2 से काटा तो आ गया 1 0 0 4 8,
157 है, ठीक है। 157 से ये कितनी बार कट सकता है? 7 तो 8 56, तो ये 1 भाग देके देखा जाए, और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे, तो नज़र नहीं आ रहा। 100, बड़ा लंबा पेपर था ये ना। 157, 6 बार किया जाए, 15 छंग 90, ठीक है। 6 7 की 42, 6 7 की 42, ठीक है। हासिल का 4, 15 छंग 90 और 4 94, ठीक है। 2, 4 में से 2 गया तो 2, और ये आ गया 6 और 8, 15 चौके 60, 4 से मैंने कहा ना ऐसा कुछ आ सकता है। 64, इंट्यूशन हो रहा था मेरे को। 4 से किया तो 4 7 28, 2 15 चौके 60 और 2 6 28, लीजिए 64 00। तो आर स्क्वायर का जो मान आ रहा है आपका वो आ रहा है 6400, तो आर आपका आ गया 80, आर आपका 80 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आपको 2 पाई आर ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको परिधि ज्ञात करनी है ना, 2 पाई आर। 2 पाई, पाई की जगह 3.14 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और आर भाई 2, अब आपको परिधि ज्ञात करनी है, परिधि होगी 2 पाई आर। 2 पाई, पाई की जगह लिख सकते हो 3.14, ठीक है। और आर की जगह लिख सकते हो 80, ठीक है ना। बस ये गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 का डबल हो गया 6, 6 28, 6 28 को 8 से गुणा करेंगे भाई। इसका 3 का डबल कितना हो गया? 6 14 28, 6 28 को 8 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा। पॉइंट लगा लेंगे ना भाई, 80 है ना, तो इसको 62.8 लिख लेंगे। लो 80 हो गया। 8 8 64, ठीक है। 8 8 64, अगर पूरा उत्तर सही है, एग्जैक्ट लगभग नहीं है, तब तो ये उत्तर सही है। 8 8 64, हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 8 से 48 49 50, तो 502.4, जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि सवालों में आपको छोटी मोटी गणना भी करनी पड़ेगी। बात की जाए अगले सवाल की। ए और बी 2 शंकु है। ए के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बी के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है। भाई ए का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेते हैं पाई आर एल, ठीक है। ये ए का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और बी का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं पाई, इसकी आर को इसकी ऐसी आर लिख देते हैं, इसकी एल को छोटी एल लिख देते हैं, और इसकी एल को बड़ी एल लिख देते हैं, और क्या है, ठीक है। ए का वक्रपृष्ठ बी के वक्रपृष्ठ का 2 गुना है। ये तो ए का और ये बी का, तो ए को बोल देते हैं 2 गुना, तो 2:1 लीजिए, ठीक है। पाई से पाई कट गया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बी की तिर्यक ऊंचाई ए की दुगनी है। देखो बी की तिर्यक ऊंचाई को आपने क्या बोला, ए की तिर्यक ऊंचाई को आपने बोला एल, ये तो ए की, तो एल ए लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो। और ये बी की, किसकी दुगनी है भाई? बी की तिर्यक ऊंचाई दुगनी है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप 2 बोलोगे, और इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 1। ऐसा आपको सवाल ने दिया है, यही दिया है, बहुत सिंपल सी बात भाई। पहले अपने को क्या अनुपात दिया है, ध्यान से देखिए। पहले अपने को अनुपात दिया है पाई आर एल बटा पाई आर एल। ये ए के हैं सब, ये बी के हैं सब, और इनका अनुपात 2:1 है। अब इसने बोला तिर्यक ऊंचाई के बारे में कि बी की तिर्यक ऊंचाई ए की तिर्यक ऊंचाई से दुगनी है, तो ये तो ए की, जो ए की है तिर्यक ऊंचाई 1 मानोगे, बी की क्या मानोगे? 2, तभी तो ये दुगनी दिखेगी। तो देखो इसकी जगह तो 1 लिख दोगे, इसकी जगह क्या लिख दोगे? 2। देखो आर बटा आर में ज्ञात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसकी जगह 1 लिख दूंगा, ठीक है। इसकी जगह 2 लिख दूंगा, जैसा मेरे को दिया है, सामने 2/1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ये ए के लिए और ये बी के लिए, तो आर बटा आर मुझे ज्ञात करना है। इनको यहाँ रखूँगा, बाकी उधर ले जाऊँगा। 2 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 4:1 क्या आ जाएगा? 4:1 इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की, ठीक है। क्या है हमारा अगला प्रश्न? 4 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाया जाता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 × 4, ऊपर बड़ा आयतन नीचे छोटा आयतन। इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती है। देखो बात को ध्यान से सुनना, ये जो सेकंड वाला 0.4 है ना, ये त्रिज्या नहीं है, ये व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होगी 0.4 की आधी, तो 0.4/2। अब 0.4/2 कितना होता है? ध्यान से सुन लीजिए पहले, ठीक है ना भाई। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा। 4 × 4 = 4 × 20, 1/5,
तो ये त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या है 1/5 सेंटीमीटर। तो इसको बटा में लिखें, चलो देखो ध्यान से, 4/3 पाई r³, इसका आयतन भी तो ऐसे होगा 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या है 1/5, 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 × 125, और 64 × 125 कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 64 0 0 0/8, 8 8 64, 8000 के आगे आपके सवाल का जवाब आ गया। यह एक छोटी सी कैलकुलेशन ट्रिक है जो मैं अभी आपको कैलकुलेशन सीरीज़ कराऊंगा उसमें सिखाऊंगा। बात को ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन सीरीज उसमें आप 30 वीडियो देखोगे और कैलकुलेशन अच्छी खासी सीखोगे। वहाँ आप एक बात सीखते हो कि जब भी अपने को 125 से गुणा करना होता है तो 125 से गुणा करने की जगह 0 0 0/8 लिख देते हैं हम। क्यों लिखते हैं वहाँ सिखाऊंगा। तो देखो मुझे 64 को 125 से गुणा करना था तो मैंने 0 0 0/8 लिख दिया, तो कितना सरल हो गया, 8 8 64, 8000 उत्तर आ गया। तो कैलकुलेशन सीरीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। उसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर हमारा रहता है उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। चलिए बात की जाए अगले प्रश्न की। क्या हमारा अगला प्रश्न देखिए ज़रा ध्यान से। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, हमें कहा गया है नीचे दिए गए आंकड़ों के परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है। मतलब पहले तो परास निकालो, फिर माध्यिका निकालो, फिर बहुलक निकालो और उसका माध्य निकालो। बड़ा लंबा सवाल है भाई, ठीक है ना। तो पहले तो परास निकालिए, लीजिए परास। परास क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो मेजरमेंट माप यहाँ पे दे रखी है उसका अंतर। यहाँ सबसे बड़ी मेजरमेंट कौन सी है, यहाँ सबसे बड़ी मेजरमेंट दिख रही है 9, ठीक है। और सबसे छोटी मेजरमेंट कौन सी है, सबसे छोटी मेजरमेंट है 1। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 8। तो ये परास तो निकल गया 8। अब हम निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए आपको एक लफड़ा करना पड़ेगा भैया। क्या, माध्यिका के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। माध्यिका के लिए पहले हमें या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा माध्यिका के लिए। तो लिखो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटा 1 है, 1 कितनी बार आया, 1 आया आपका 3 बार। तो 1 1 1, माध्यिका निकालने का तरीका बता रहा हूँ। फिर 2 आया, 2 कितनी बार आया, 2 1 बार आया, ठीक है 2 लिख दिया। फिर 3 3 3 2 बार आया, 3 3 लीजिए। फिर 4 4 भी आया 1 बार। फिर 5 5 भी आया। फिर 6 6 6 6 और 6, ठीक है। फिर 7 फिर 7 फिर 7 एक बार है ना, 7 एक बार है। फिर 8 8 भी एक बार है। फिर 9 9 9 9 9 4 बार, 9 9 9 9, ये लीजिए। ये हमने क्या किया, छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया। माध्यिका निकालना बहुत सरल है, तो सबसे बीच में वो माध्यिका है। तो सबसे बीच में कौन है, देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2। अब कम कम काटिएगा, 1 1, बीच में बच गया 5 और 6। तो 5 और 6 के बीच में कितना होगा, 5.5। भाई 5 और 6 के बीच में माध्यिका होगी, तो 5 और 6 के बीच की राशि कैसे होगी, दो राशियों के बीच की राशि कैसे निकालते हैं। 5 और 6 के बीच की राशि निकालनी है तो 5 और 6 को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है, ठीक है। ये माध्यिका निकल गई। अब बहुलक, बहुलक बहुत सरल है, जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक है। अब आपको यहाँ से कहानी दिख रही होगी कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार 9 आया है। देखो 9 4 बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। तो बहुलक कितना हो गया, 9। तो ये कह रहा है पहले माध्य परास निकालो, ठीक है निकाल दी। फिर माध्यिका निकालो, निकाल दी। फिर कह रहा है बहुलक निकालो, निकाल दिया। और अब कह रहा है इनका माध्य निकालो, मतलब इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। भाई माध्य कैसे निकालते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनका योग करो, 9 और 8 हो गया 17, 17 और 5 22, 22.5, 22.5 इनका योग हो गया। तो देखिए ध्यान से, 22.5 इनका योग गया। 22.5 मतलब 45/2, ये लीजिए। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी होगी, 3। 15, 15/2 और 15/2 कितना आ गया आपका, 7.5, ये 7.5, ठीक है। तो 7.5 क्या हो गया आपका, इनका माध्य हो गया। तो सवाल तो छोटा ही था, लेकिन परास निकालनी थी, माध्यिका निकालना था, बहुलक निकालना था, फिर माध्य निकालना था, ठीक है। 4 काम करने थे, इसलिए थोड़ी सी गणना थी।
एक तालिका दे रखी है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 5 भिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, ये कुल कर्मचारियों की संख्या है और यह महिला और उनका पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है। सवाल क्या पूछ रहा है उस पर आ जाए जल्दी से। कंपनी सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है? स्मार्टनेस लगानी पड़ेगी। चलिए लगे जाए स्मार्टनेस की अपनी कमी नहीं कुछ। ये लीजिए, इसको यहाँ रख दिया, अब स्मार्टनेस लगाते हैं। पहले देखो कंपनी सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। कंपनी सी में कितने कर्मचारी है? 360। ध्यान से सुनना, कंपनी सी में कर्मचारी कितने हैं? 360 है। ठीक है, 360 कुल है। आपको यहाँ कुल कितना दिख रहा है? आपको कुल दिख रहा है 15। भाई कुल 15 दिख रहा है ना, ये कुल दिख रहा है 15, तो 15 का भाग दे दिया। कंपनी सी में कुल 360 कर्मचारी है जो 15 के बराबर है। इसने कहा पुरुष कर्मचारी लो। पुरुष कहाँ है? देखो पहले पुरुष है फिर महिला है। कंपनी सी के पुरुष कर्मचारी ले रहा हूँ। कंपनी सी में कुल कर्मचारी 360 है, यहाँ कुल 15 है, 15 का भाग दे दिया। पुरुष कर्मचारी कितने होंगे? 8 होंगे। ये लीजिए 8। ये लीजिए, अनुपात निकालना है इसलिए पूरा हल नहीं करूँगा इसको, ये ध्यान रखना। स्मार्टनेस। कंपनी डी की महिला कर्मचारी, कंपनी डी में कुल कर्मचारी कितनी है? 320 है और ये किसके बराबर है? देखो कंपनी डी के कर्मचारी किसके बराबर है? 20 के बराबर है। इसमें से महिला कर्मचारी कितनी है? महिला कर्मचारी 9 है। बस ये अनुपात आपको निकालना है। कंपनी सी में पुरुष कर्मचारी कितने? 360 15 के बराबर है क्योंकि कुल 15 है और उसमें से 8 पुरुष है। लीजिए, और कंपनी डी में 320 कुल है जो 20 के बराबर, उसमें से 9 महिला है। ये अपने को अनुपात निकालना है। अब हम इसमें गणना करेंगे, काट छाट पीट सब कर लेंगे इसमें, जो भी करना चाहते हैं हम जीवन में अपने। 0 से 0 काटूंगा तो सबसे पहले 8 चौके 32। एक काम करते हैं ना, अगली लाइन में करता हूँ काट छाट, ताकि जो बच्चों के पास PDF आएगी उनको सुविधा रहेगी। ठीक है, काटो भाई। चलो 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया 40। बट्टा में लिख दिया मैंने 15 और 9 हो गया गायब उधर से। ठीक है, इधर बट्टा में 20 पड़ा है। 8 एकम 8, 8 चौक 32। लो भाई 8 चौक 32 हो गया। 8 चौक 32, 9 चौक 36, 40 से 40 चला गया, 20 आ गया इधर, 15 आ गया इधर, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4/3। 20 सवाल के आपके सवाल का उत्तर है बी। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर कुछ लेना हो तो ले लीजिएगा, आगे पीछे हो जाता हूँ मैं। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखा जाए। 54। कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए और बी के कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत है? बात को ध्यान से सुनना। पहले तो कह रहा है कंपनी ई में महिला कर्मचारी कितने हैं वो देख लो। कंपनी ई में महिला कर्मचारी, कंपनी ई में कुल कर्मचारी कितने हैं? 280। ठीक है, और वो 280 किसके बराबर है? वो 280 8 के बराबर है। सीधा सीधा कट रहा है क्या? कट रहा है। इसमें से महिला कर्मचारी कितने हैं? इसमें से महिला कर्मचारी है 5। ठीक है, महिला कर्मचारी 5 है। 8 दिया 24, 4 बच गया, 8 × 40। ठीक है, 35 × 5, 35 काटा 17.5, 175। 175 यहाँ महिलाएं हैं। कंपनी ई में इसने कहा महिलाएं कितनी है? कंपनी ई में महिलाएं हैं 175। ये कह रहा है कंपनी ए और कंपनी बी के कुल पुरुष कर्मचारियों के कितना है? तो कंपनी ए और कंपनी बी के पुरुष कर्मचारी निकाला जाए तो ध्यान से देखो। कंपनी ए में 380 है टोटल और वो 19 के बराबर है। 13 और 6 19, और उसमें से पुरुष कितने हैं? पुरुष उसमें 13 है। ठीक है, 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 13 दूना 26, 260 हो गए पुरुष। ठीक है, अगली कंपनी में ये बी में 420 है टोटल। 420 है जो 7 के बराबर है और इसमें से पुरुष 4 है। 7 छंग 42 और 6 चौक 24, 240। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल पुरुष कितने हो गए? ए और बी में मिलाकर, ए और बी में मिलाकर पुरुष हो गए 200 और 200, 400 और 1 500। कहानी सरल हो गई। 17 34 35 35 आपके सवाल का उत्तर आ गया। कैसे? देखिए जरा ध्यान से। अब हमें कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 175, और ए और बी में पुरुष कर्मचारी मिलाकर कितने हैं? 500। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए। ये आपने 100 से गुणा कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गया। 5 से गुणा करने का मतलब होता है 0/0 और 2 17 35, तो आ गया आपका 35%। तो 35% क्या हो गया? ये आपके कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कंपनी ए और बी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या की कितने प्रतिशत है? वो 35% है। आंकड़े आपके सामने, कार्य आपके सामने हुआ। अगले सवाल की बात करी जाए। कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए
तीनों सवाल प्रतिशत के, बहुत ही अच्छी बात है। प्रतिशत के 3-3 सवाल आ जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए, और एक दो पहले आगे होंगे, ठीक है ना। पेपर इतना टफ तो नहीं था, लेकिन प्रतिशत का रोल देखो कितना ज़्यादा है इसमें, ठीक है। कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी सी में टोटल कर्मचारी कितने भाई? 360। ये 360 किसके बराबर है? 15 के। इसमें से महिला कितनी है? 7, ठीक है। 15 दूना 30, 15 चौके 60, 7 चौक 28 और 2 7 दूनी 14, 15 16, 168 क्या है? महिलाएं कंपनी सी में। कंपनी सी में महिला ही बोला है, ये इतनी है। कंपनी ई में पुरुष कर्मचारी, कंपनी ई में पुरुष कर्मचारी, कंपनी ई में टोटल कर्मचारी 280 बटा टोटल कितने हैं? बटा टोटल है 8, उसमें से पुरुष कितने हैं? उसमें से पुरुष है 3, ठीक है। वापस किया जाए, 8 तिया 24 और 8 पंजा 40, 35 दूना 70, 35 तिया 105। ये लीजिए, कंपनी ई में पुरुष कर्मचारी ये है। अब क्या पूछा वो जरा देखा जाए ध्यान से। हमसे सवाल पूछा गया है कि कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से किससे, इससे, देखो किससे, परसेंटेज में यही तो पूछना होता है, किससे, किससे, ई से, किससे, ई से। तो ई कहाँ जाएगा? ई आधार में जाएगा, 105, ठीक है। कितनी अधिक है? तो देखो 105 से कितनी अधिक है, देखो जरा ध्यान से भाई, अधिक है कह रहा है ना, किससे अधिक है? इससे तो अधिक है, तो ये आधार बनेगा 105। अब अधिक कितनी है देखो ध्यान से, इसमें से ये घटा लो, 8 में से 5 गया तो बच गया 3, 6 में से 0 गया तो 6, 63 अधिक है, ठीक है ना। इंटू कर लो 100, परसेंटेज निकल जाएगा। 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, 60%। कितनी अधिक है? 60% अधिक है। ए क्या होगा? ए आपके सवाल का जवाब होगा। तो ये आपने किया 19 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के पेपर का पेपर पोस्टमार्टम। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट, एक एक बात समझ में आई होगी। जल्दी आपके सामने कैलकुलेशन सीरीज आ रही है, जो सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज़ के नाम से हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास में है, तो उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उम्मीद करता हूँ सेशन उपयोगी रहा होगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।